वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। जिन लोग का भी टेस्ट में 20 से कम मार्क्स आता है उन लोग को अभी और प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। वो लोग सप्ताह के बाकी दिन जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है उस क्वेश्चन को भी बनाएंगे और जो सवाल नहीं बनेगा उसका तो सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर ही दिया जाता है। तो बाकी दिन भी प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपका जो टेस्ट सीरीज़ हो या एग्ज़ाम हो उसमें आपका जो मैथ में स्कोर होगा वो इंक्रीज होगा। तो जितना आप हो सके उतना ज़्यादा आप मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज और एग्ज़ाम दोनों में आपका मार्क्स ज़रूर इंक्रीज होगा। तो देखते हैं आज का जो टेस्ट 8 हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, 2 पुरुष एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं लेकिन y स्त्री वही कार्य को 3 दिनों में कर सकती है, तो एक पुरुष और एक स्त्री के कार्य का अनुपात कितना होगा। देखिए इस सवाल को हम लोग किस फॉर्मूला बनाएंगे, m1 गुने d1 = m2 × d2। ठीक है, पहला बार कितना आदमी है, 2 पुरुष है। देखिए अगर यहाँ भी पुरुष रहता और यहाँ भी पुरुष रहता, तब हम एम यानी पुरुष को डिनोट नहीं भी करते तो भी काम चल जाता। लेकिन यहाँ पे पुरुष है और यहाँ पे महिला है, तो इसीलिए हमें 2 पुरुष को यानी पुरुष को एम से डिनोट करना पड़ेगा। यानी 2 मेल कितना दिन में काम करता है, x दिन में काम करता है, इक्वल टू y स्त्रियाँ यानी y फीमेल कितना दिन में काम करता है, 3 दिन में काम करता है। यानी एक मेल और एक फीमेल के काम का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये मेल को तो रहने देते हैं और ये जो फीमेल है, ये फीमेल इसको काट के हम लोग नीचे ले आएंगे। ठीक है, इजिकल टू ये 3y बच जाएगा ऊपर में और ये 2x जो है वो नीचे चला आएगा। यानी एक मेल और एक फीमेल के जो काम का अनुपात आया वो 3y अनुपात 2x। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC के एंगल ABC और ACB के आंतरिक द्विभाजक O पर मिलते हैं। यदि एंगल BAC 80 डिग्री हो तो एंगल BOC किसके बराबर होगा। देखिए एक त्रिभुज है ABC, A इसको A मान लेते, उसको B, इसको C मान लेते। ठीक है, अगर इसको B मान लेते हैं, इसको A, एंगल ABC यानी ये एंगल और एंगल ACB ये दोनों एंगल O पर मिलते हैं। इन एंगल ABC का द्विभाजक और एंगल ACB का द्विभाजक O पर मिलता है और BAC 80 डिग्री है तो एंगल BOC निकालना है। देखिए जब 2 एंगल का द्विभाजक अगर O पर मिलता है तब क्या फार्मूला बनता है, एंगल BOC = 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। जब 2 एंगल का आंतरिक द्विभाजक किसी बिंदु O पर मिलता है तब क्या फार्मूला बनता है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। तो यहाँ पे BOC निकालना है = 90 डिग्री और एंगल A 80 दिया गया। 80 का आधा कितना होता है, 40, तो 90 + 40 130 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से 10 बजे प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते में चलकर अपराह्न 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है। तो उस तदनुसार स्कूटर की गति कितनी है। देखिए इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं। जैसे कोई लड़का यहाँ से चलना आरम्भ किया 10 बजे चलना आरम्भ किया और 1:30 बजे जाके वो पकड़ा गया, 1:30 में वो पकड़ा गया। और इस लड़का का चाल कितना था, इस लड़का का चाल था 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 1:30 बजे अगर जाके पकड़ा गया, इसका मतलब कितना देर में वो पकड़ाया, यानी 10 से अगर 1:30 जाएंगे तो 2 घंटा यानी 3.5 घंटा में पकड़ाया वो, यानी 2 घंटा उधर हो गया, 10 × 2 = 12, फिर 1.5 घंटा इधर, तो यानी 3.5 घंटा में पकड़ा गया लड़का। इसका बड़ा भाई है जो वो 1 घंटा 15 मिनट बाद चलना आरम्भ करता है। यानी 1 घंटा 15 मिनट यानी 3.5 घंटा तक ये चलता है। तो 1 घंटा 15 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 1.15/60 यानी 1.25 घंटा, 1.25 घंटा लिख सकते हैं ना। यानी ये जो इसका भाई था वो मान चलते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला और कितना देर तक चलेगा, यानी ये 3.5 घंटा चला है और ये 1.25 घंटा बाद चलना आरम्भ किया। इसका मतलब 3 घंटा में हम 1.25 घंटा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.25 घंटा। यानी इसका भाई है कितना देर चला होगा, 2.25 आवर। तो अब हम क्या करते हैं, उसके भाई देखिए जब वो पकड़ा गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना दूरी ये लड़का चला होगा उतना ही दूरी तो उसका भाई भी चला होगा ना।
इसके भाई के तरफ से डिस्टेंस निकाले। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, समय गुने चाल, यानी समय है 2.25 और चाल है इसका x किलोमीटर प्रति आवर माने थे। और इस लड़का की तरफ से डिस्टेंस निकाल लें। लड़का की तरफ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर टाइम गुना स्पीड, टाइम 3.5 और स्पीड 12। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5 से ये 7 बार में 70 बार में कट जाएगा, ये 0 दे देते हैं। और ये 5 से 25 बार में कट जाएगा, सॉरी 45 बार में, 5 से 45 बार में कट जाएगा। फिर ये अगर हम देखें 3 से 4 बार में, 3 से ये 15 बार में, जितना जल्दी हो सके इसको कर लें। 5 से 3 बार में और ये 5 से 14 बार में। तो x इक्वल टू 56/3, यानी 18 × 54, 18.2/3 किलोमीटर पर आवर उसके भाई का स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि ये लड़का कितना देर चला और उसका भाई कितना देर चला। इस लड़का का चाल और उसके भाई का चाल हम ले लेंगे और दोनों तरफ से हम लोग डिस्टेंस को बराबर कर देंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से उधार लिया और वह राशि अगले 5 वर्ष के लिए 9% दर पर और 8 वर्ष के लिए 13% दर पर रखी, परंतु उसने 11 वर्ष के बाद कुल 8,160 रुपये का भुगतान किया हो, तो उसकी उधार ली गई राशि क्या थी। देखिए, साधारण ब्याज में अगर हमें ब्याज निकालना रहता है, साधारण ब्याज में, तो हम लोग क्या करते हैं, दर को सीधा समय से गुना कर देते हैं, उतना % ब्याज आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला 3 साल के लिए 6% अगर दर है तो इसका मतलब टोटल ब्याज 18% हो जाएगा। अगला 5 वर्ष के लिए अगर 9% दर है, यानी 5 वर्ष के लिए 9% अगर दर है तो टोटल ब्याज 45% हो जाएगा। अगला 8 वर्ष के लिए 13% दर है, यानी अगर अब आगे आप ब्याज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो अब आपको 8 साल में आपको कितना % ब्याज लगेगा, 13% लगेगा। लेकिन हमें 11 वर्ष के बाद का ही ये ब्याज दिया गया है। इसका मतलब 5, 3, 8 वर्ष तो कंप्लीट हो चुका है। अब मात्र 3 साल और मेरा ब्याज चलेगा। अब इस 3 साल में जो मेरा दर रहेगा वो 13% रहेगा। यानी अगर हम आगे का 8 साल और रखते हैं ना तो हमें 13% दर लगता है, लेकिन आगे का हम केवल 3 साल ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 11 वर्ष का जो ब्याज है 8,160 है, टोटल 11 वर्ष का। तो पहला 3 साल में 6%, अगला 5 साल में 9%, तो 8 साल बीत गया। अब अगला जो 3 साल बचा उसमें 13% अगर ब्याज का दर है तो इसका मतलब 39% टोटल ब्याज आ जाएगा। यहाँ से टोटल ब्याज मेरा कितना आ गया, 8, 5, 13, 9, 22, 2, 2, 1, 3, 4, 3, 7, 3, 10, यानी 102% टोटल ब्याज आया। और टोटल ब्याज कितना दिया गया, 8,160, यानी 102% का वैल्यू 8,160। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। तो 100% का वैल्यू यानी 1% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 पे 00 यानी 8,000। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये जो सवाल था किसी न किसी एक सेट में आया हुआ था, पिछले वाले सेट में। इसको फिर से देख लेते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। जैसे 50 व्यक्ति है और 50 डब्बा भी है। उनमें से पहला व्यक्ति प्रत्येक डब्बा में 1 गोली रख देता है, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डब्बा में 2 गोली रखता है, यानी प्रत्येक दूसरा डब्बा में वो 2 गोली रखेगा। तीसरा व्यक्ति प्रत्येक तीसरा डब्बा में 3-3 गोली रखेगा। ठीक है, और 50वां व्यक्ति केवल 50वें डब्बा में 50 गोली रखता है। तो 50वें डब्बा में कुल कितना गोली रखा जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे डब्बा 1, डब्बा 2, डब्बा 3, डब्बा 4, डब्बा 5, इसी तरह 50 डब्बा रखा हुआ है। ठीक है, पहला व्यक्ति आ रहा है, प्रत्येक डब्बा में 1-1 गोली डाल रहा है, तो यानी 50वां डब्बा में भी 1 गोली डाल देगा, 50वां डब्बा में भी। अब दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो प्रत्येक दूसरा डब्बा में 2-2 गोली डाल रहा है, यानी दूसरा डब्बा में 2 गोली डालेगा, फिर चौथा में 2 गोली डालेगा, फिर छठा में 2, फिर उसी तरह 8वां में 2 गोली डालेगा, फिर 10वां में 2, तो 50वां में भी 2 गोली डाल देगा। अब तीसरा व्यक्ति आएगा, वो प्रत्येक तीसरा डब्बा में 3 गोली डालेगा, यानी तीसरा डब्बा में 3 गोली डालेगा, फिर छठा डब्बा में 3 गोली डालेगा, फिर 9वां में 3, फिर ये 12 में 3, यानी 3 का मल्टीपल जो भी आता है उसमें 3-3 गोली डालते जाएगा। तो 48 डब्बा में 3 गोली डाल देगा। 48 के बाद 51वां डब्बा में 3 गोली डालेगा, यानी 50वां डब्बा में उसका गोली नहीं जाएगा,
क्योंकि 50 3 का मल्टीपल है ही नहीं। उसी तरह से चौथा व्यक्ति आएगा तो प्रत्येक चौथा डब्बा में 4-4 गोली डालेगा। चौथा में 4, फिर 8वां में 4, फिर 12 में 4, 16 में 4, उसी तरह से 48 में 4 डाल देगा, लेकिन उसके बाद 52 में 4 डालेगा, 50 में नहीं डाल पाएगा। उसी तरह से 5वां व्यक्ति आएगा तो प्रत्येक 5वां डब्बा में 5 गोली डालेगा। 5वां में 5, 10वां, 15वां में 5, फिर 20वां में 5, इसी तरह से 50वां में भी 5 डाल देगा। हम चेक कर लेंगे 50 का मल्टीपल कौन कौन है। 5 हो जाएगा 50 का मल्टीपल। फिर 10वां व्यक्ति प्रत्येक 10वां डब्बा में डालेगा तो 50वां डब्बा में भी डाल देगा। फिर उसी तरह से एक ही बार अब 25वां व्यक्ति 50वां डब्बा में 25 गोली डाल पाएगा। 25वां व्यक्ति केवल 25 के मल्टीपल वाला में ही डालेगा ना। फिर उसके बाद डायरेक्ट 50वां व्यक्ति केवल 50वां डब्बा में डाल देगा। तो टोटल गोली कितना हो जाएगा, इस सब को जोड़ देंगे। तो अगर हम इस सब को जोड़ेंगे तो 50 अब प्लस 50 10 60 अब 25, 85 5 80, सॉरी 50 10 60 और 25, 85 5 90, 2 92, 1 93, यानी टोटल जो गोली होगा वो 50वां डब्बा में 93 गोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए ने एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी ने सी को 10% और सी ने डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 29.7 रुपये मूल्य दिया हो तो इन्हें उसे कितने में खरीदा होगा। जिससे कोई वस्तु अगर पहला से दूसरा में ट्रांसफ़र हो जाए, दूसरा से तीसरा में ट्रांसफ़र हो जाए, तीसरा से चौथा में ट्रांसफ़र हो जाए और लास्ट में जो व्यक्ति खरीदे उसका मूल्य दिया जाए, तब हम उसको किस तरह से बनाएंगे। जैसे अगर ए मान लेंगे कि हम जो स्टार्टिंग वाला व्यक्ति था वो X रुपये में खरीदा, अगर वो 20% लाभ पे बेचा तो इसका मतलब 120% बेचा, और 120% का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, 6/5 होता है। या फिर इस तरह से सोच सकते हैं 20% पे बेचा ना, यानी 1/5 के लाभ पे बेचा, यानी 5 में 1 के लाभ पे बेचा तो 6/5 में बेचा। फिर दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसको 10% लाभ पे बेचा, तो 10% का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, 1/10, 1/10 लाभ पे बेचा, यानी 10 में 1 रुपया लाभ पे बेचा, तो इसका मतलब 11/10 में बेचा। फिर तीसरा व्यक्ति उसको 12.5% लाभ पे बेचता है। अगर 12.5% लाभ बेचता है, 12.5% का क्या होता है, 12/100, यानी 12×8 = 96, यानी 1/8, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, यानी 1/8 लाभ में बेचा, यानी 8 में 1 रुपया लाभ पे बेचा, इसका मतलब 9/8 में बेचा। अगर 8 में 1 रुपया हानि पे बेचता तो 7/8 में बेचता। 9/8 में बेच रहे हैं और लास्ट वाले व्यक्ति को देना कितना पड़ रहा है, 29.7 रुपये देना पड़ रहा है। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके सीधा ए का कितना में खरीदा था, ये कितना में खरीदा था वो निकाल सकते हैं। यानी अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और 1 10 कट जाएगा। फिर ये 11 से काटे पहले, यानी 11 से 2 27 बार में, फिर 9 से ये 3 बार में, 3 से फिर ये 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, यानी जो x का वैल्यू होगा 4 × 5 यानी 20 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ने एक मेज 1500 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% और 10% छूट लेकर खरीद लेता है, यानी MP उसका 1500 था। अगर 20% छूट पे खरीदा इसका मतलब 80% में खरीदा, यानी 80% का शॉर्ट फॉर्म 4/5। फिर 10% छूट पे खरीदा यानी 90% में खरीदा, 90% का शॉर्ट फॉर्म 9/10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 30 बार में, यानी 4 × 12, आपको 9 से गुना करेंगे 108, यानी 1080 उसका किराया मूल्य आ गया। अगर 20 रुपये परिवहन पे खर्च करता है, यानी जो भी परिवहन पे खर्च करेगा वो सब किराया मूल्य में ऐड हो जाएगा। अगर 20 रुपये परिवहन पे खर्च करता है तो टोटल जो किराया मूल्य होगा, टोटल CP वो कितना हो जाएगा, 1100 रुपया हो जाएगा, 1100। अगर हम इसे 20% लाभ पे बेचेंगे तो डायरेक्ट आप SP निकालना है तो 120% निकाल लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 20% लाभ पे बेच रहे हैं तो 1100 का 20% कितना होता है, 1100 का अगर आप 20% निकालें मोटा मोटी तो 220 रुपये होता है। अगर आप 220 रुपये लाभ पे बेच रहे हैं तो इसका मतलब कितना बेच रहे हैं, 1320 रुपये में बेच रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्या करेंगे, 1100 का 20% निकाल के 1100 में जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू पे खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपये है तो उसकी कुल आय कितनी है। देखिए हर जगह अगर शेष का बात करें, तब आप क्या कीजिएगा, जो उसका जो कुल आय है उसको x मान लीजिएगा। अगर 20% किराया के रूप में खर्च करता है तो 80% बचत करता है और 80% का शॉर्ट फॉर्म 4/5, यानी शेष 80% बचेगा। अगर 20% किराया पे खर्च कर दिया तो शेष 80% बचेगा, 80% का शॉर्ट फॉर्म 4/5, यानी इतना रुपया बचेगा। अब है क्या होता है कि शेष का 70% घरेलू खर्च करता है,
यानी अब शेष इतना बचा था ना, इसका अगर हम 70% खर्च करें, इसका मतलब 30% बचा रहे हैं। 30% का शॉर्ट फॉर्म 3/10, 3/10 बचा रहे हैं और उसका बचत कितना हो रहा है 1800 हो रहा है। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 1800 के बराबर हो जाएगा। यानी 4 तिया 12 और 12 से ये 15 बार में कट जाएगा 150 बार में। तो जो x इक्वल टू आ जाएगा 15 पंचे 75 और 00 यानी 7500। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजा 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 के अनुपात में है और उसका परिमाप जो है वो 91 सेंटीमीटर है। तो सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर कितना है। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। ये 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम 24 ले लेंगे। ये 4 से कितना बार में 6 बार में, 6 से 4 बार में और 8 से 3 बार में। इसका मतलब उसके तीनों भुजा का, फिर ये क्या करेंगे इस 24 को हटा देंगे। इसका मतलब इसके तीनों भुजा का जो अनुपात है 6 4 3 आ गया। इसका परिमाप कितना दिया गया 91 सेंटीमीटर दिया गया। तो जो अनुपात में परिमाप आ रहा है वो कितना आ रहा है, यानी अनुपात में जो परिमाप आ रहा है 6 4 10 3 13। अनुपात में परिमाप 13 और इसका जो ओरिजिनल परिमाप है वो 91 दिया गया। इसका मतलब 13 का वैल्यू 91 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, यानी 13 7 91 7। जब 1 का वैल्यू 7 आया तो सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा के अंतर पूछ रहे हैं। तो सबसे लंबी भुजा अनुपात में 6 है और सबसे बड़ी भुजा अनुपात में 6 है और सबसे छोटी भुजा अनुपात में 3 है। तो इसका अंतर कितना रहा 3। जब 1 का वैल्यू 7 तो इसका जो दोनों का अंतर 3, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 3 21। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक डब्बे में 56 रुपये के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। यानी उसके जो सिक्के का प्रकार है वो किस प्रकार के सिक्का है। इसमें 1 रुपये का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का है। इसके सिक्के का प्रकार है और सिक्के की संख्या के बारे में बोला गया है कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्के का दोगुना है और 1 रुपये के वाले सिक्के का चौगुना है। यानी जो 50 पैसे वाला सिक्का है वो 25 पैसे का दोगुना है, 25 पैसे का दोगुना है और 1 रुपये का चौगुना है। तो हम लोग क्या करते हैं 50 पैसे वाले सिक्के का संख्या 4 मान लेते हैं। ठीक है, 4 2 का एलसीएम 4 होता है ना, इसलिए 4 मान लिए। तो इसका मतलब 1 रुपये वाला सिक्का का संख्या 1 होगा, तभी तो इसका चौगुना 4 ये हो जाएगा। और इसका मतलब 25 पैसे वाले सिक्के का संख्या 2 होगा, तभी तो इसका दोगुना 4 ये हो जाएगा। यानी इसके सिक्के का संख्या का अनुपात आ गया 1:4:2। ठीक है, जब इसके सिक्के का जो अनुपात आ गया 1:4:2 आ गया तो अनुपात में मेरे पास टोटल रुपया कितना हो रहा है, टोटल रुपया अनुपात में कितना हो जाएगा। जैसे 1 रुपये वाला अगर हमें 1 सिक्का है तो टोटल 1 रुपया हो जाएगा 1 × 1। 50 पैसे वाला अगर 4 सिक्का है तो टोटल कितना हो जाएगा 50 × 4 यानी 200, यानी 2 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे वाला अगर 2 सिक्का है तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 25 × 50 यानी 0.50। अनुपात में टोटल कितना रुपया हो रहा है 1 + 2 अब 50 पैसे यानी 3.5 अनुपात में टोटल रुपया हो रहा है। और टोटल रुपया दिया गया 56 दिया गया, यानी 3.5 का वैल्यू अगर 56 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 56/3.5। यानी अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे डबल ऊपर 10 जाएगा, यानी 5 से 7 बार में, फिर 5 से 2 बार में, फिर 7 से 8 बार में, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। जब 1 का वैल्यू 16 तो 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या पूछ रहा है। तो 50 पैसे वाले सिक्के का संख्या 4 था अनुपात में। जब 1 का वैल्यू 16 तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है वो 2p सेंटीमीटर है। यदि उसका तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से सवाल को समझेंगे। जैसे एक समद्विबाहु और समकोण है, यानी एक त्रिभुज है वो समद्विबाहु भी है और साथ साथ समकोण भी है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु है, समद्विबाहु में क्या होता है 2 भुजा बराबर होता है, यानी ये भुजा अगर x तो ये भुजा भी x हो जाएगा। ये दोनों भुजा बराबर नहीं हो सकता, यानी कर्ण कभी भी किसी भुजा के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होता है, इसीलिए वो किसी के बराबर नहीं होगा। यानी ये भुजा x तो ये भुजा भी x हो जाएगा, 2 भुजा बराबर है। तो ये भुजा कितना हो जाएगा x√2। अगर हम कर्ण निकालेंगे तो इस दोनों का स्क्वायर करेंगे अंदर रूट में तो x√2 आ जाएगा। अब इस तीनों भुजा का जो परिमाप होगा, यानी इस त्रिभुज का परिमाप क्या आ जाएगा x + x√2 इस त्रिभुज का परिमाप, और इस त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया 2p दिया गया, इन इज इक्वल टू 2p।
तो यहाँ से x प्लस एक्स यानी 2x प्लस एक्स रूट 2 इज इक्वल टू 2p। अगर हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो यानी 2 प्लस रूट 2 बचेगा इज इक्वल टू 2p, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2p बटा 2 प्लस रूट 2। फिर हम इसको क्या करते हैं परमीकरण कर देते हैं, यानी 2 माइनस रूट 2 से हम लोग इसको परमीकरण कर देंगे 2 माइनस रूट 2 से, तो ये नीचे कितना आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी 4 में से 2 गया 2, यानी इस पूरा का जो कैलकुलेशन आएगा 2 आएगा और ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, यानी ये पूरा कैलकुलेशन 2 और तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा यानी x का जो मान है वो क्या आ जाएगा p इंटू 2 माइनस रूट 2, ये आगे x का मान। हमें क्या निकालना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुने आधार x गुने ऊंचाई भी x, आधार x और ऊंचाई भी x, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर निकालना हमें, यानी 1/2 अगर हम एक्स स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर और 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यानी a स्क्वायर, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे 2 माइनस रूट 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 माइनस 2ab यानी a के बदले में 2 और b के बदले में रूट 2, यानी 6 प्लस 4 रूट 2 सॉरी 6 माइनस 4 रूट 2, इसका अगर हम 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करें तो 6 माइनस 4 रूट 2 आएगा, यानी गुने 6 माइनस 4 रूट 2, ये आगे। अगर हम इस 2 से काटेंगे तो 2 से ये 3 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 2 बार में कटेगा, यानी 3 माइनस 2 रूट 2 p स्क्वायर, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 4:7 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या करें, यानी जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है त्रिज्या का स्क्वायर होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी का स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर 7 और ये 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका मतलब जो त्रिज्या का अनुपात होगा 2:√7, तभी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4:7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी अगर त्रिज्या का अनुपात R1:R2 है तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, यानी त्रिज्या का अनुपात अगर R1:R2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक अवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, यानी समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज यानी चारों भुजा उसका बराबर होता है। अगर उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया गया, इसका मतलब चारों भुजा 5-5 सेंटीमीटर का होगा और इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर, ये विकर्ण अगर 8 सेंटीमीटर का दिया गया यानी ये विकर्ण 8 सेंटीमीटर का, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो समबाहु नहीं समचतुर्भुज, यानी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 गुने d1 गुने d2, 1/2 गुने d1 गुने d2, यानी पहला विकर्ण पता है हमें 8 सेंटीमीटर, यानी 1/2 d1 के बदले में 8 सेंटीमीटर, हमें d2 निकालना है, दूसरा विकर्ण निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दूसरा विकर्ण खींच देंगे और हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो समकोण पर विभाजित होता है, समकोण पर और समद्विभाजित होता है, 2 बराबर भागों में बंटता है। तो अगर ये समकोण पे 2 बराबर भागों में बंटता है तो ये 8 सेंटीमीटर का था तो ये 4 और ये 4 होगा। अगर नीचे वाला त्रिभुज का बात करें, ये नीचे वाले त्रिभुज का अगर हम बात करें, ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज में ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर देगा तो इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें पता है विकर्ण समद्विभाजित होता है समकोण पे, यानी ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो दूसरा विकर्ण आएगा 3 + 3 6 सेंटीमीटर का आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 2 से 3 बार में, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन 24 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो समकोण पर समद्विभाजित होता है, समकोण पर समद्विभाजित, यानी जो भुजा होता है वो समकोण पर, विकर्ण जो होता है समकोण पर समद्विभाजित होता है, यानी समान भाग में समकोण पर कट जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी x जो है वो 1 से बड़ा है, अगर x² + 1x² 83 दिया गया तो x³ + x³ - 1x³ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये फार्मूला पता हो, बहुत सारे लोग को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो एक बार देख लेंगे। अगर x + 1/x = a रहता है तो x² + 1/x² क्या होता है a² - 2।
और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a, ए क्यूब माइनस 3a। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर आपको x माइनस 1/x बराबर अगर a दिया जाए तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, a² प्लस 2, a² प्लस 2, और एक्स क्यूब माइनस 1/x³ क्या होगा, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a, ए क्यूब प्लस 3a। ये तीन चीज़ अगर पता है आपको, ये 6 फार्मूला, तो आप इजीली इस सवाल को, इस तरह के जो सवाल आएंगे उस सभी को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² अगर 83 दिया गया है, ठीक है, तो हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x³। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ कब निकलेगा, जब हमें x माइनस 1/x पता हो। अगर यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ दिया रहता तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ तब निकलता है जब हमें x प्लस 1/x पता हो, लेकिन हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x³, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ तब निकलेगा जब हमें x माइनस 1/x पता हो। ठीक है, देखिए अगर x माइनस 1/x अगर a दिया रहता है तो x² प्लस 1/x² क्या होता है, a² प्लस 2, यानी ये 83 को हम लिख सकते हैं 9 के स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, 9, x माइनस 1/x 9 होगा तभी तो ये 9 का स्क्वायर प्लस 2 83 हो जाएगा, x² प्लस 1/x²। अब जब आपको पता चल गया कि x माइनस 1/x 9 होगा, x माइनस 1/x 9 होगा, तो x क्यूब माइनस 1/x³ क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3a, यानी 9 का क्यूब प्लस 3 गुने 9 यानी 729 प्लस 9 तिया 27 यानी 756। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक तांबे के गोले का व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। उस गोले को पिघलाकर एक लंबे एक समान वृत्ताकार तार में बदल दिया जाता है। यानी एक गोला को पिघला के जब हम लोग इसको एक तार में बदल देंगे, एक तार में बदल देंगे, तो जब हम किसी चीज़ को पिघला कर दूसरे चीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, दोनों के आयतन को बराबर कर देते हैं। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ और r कितना दिया गया, इसका 9 दिया गया, यानी 9 गुने 9 गुने 9। अगर हम गोला को पिघला कर तार में बदले तो गोला का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, तार का आयतन। और तार का आयतन क्या होता है, तार एक बेलन का आकार होता है, और बेलन का आयतन पाई r², और इसका लंबाई यानी तार का जो लंबाई है वो 108 मीटर दिया गया, यानी 108 मीटर। देखिए ये 108 मीटर में और ये सेंटीमीटर में था, तो हमें इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये सेंटीमीटर में आएगा ना। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करके r का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी उस तार का त्रिज्या निकालना है ना, तार का व्यास निकालना, व्यास निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालें तो उसके बाद व्यास निकाल लेंगे। यानी पाई से ये पाई कट जाएगा, फिर ये 3 से 3 बार में, फिर 9 तिया 27 चौके 108, यानी 108 कट कैंसिल हो जाएगा। तो जो r² आएगा वो 9/100, यानी इसका मतलब जो r आएगा वो 3/10 आ जाएगा। इस जो त्रिज्या आ गया 0.3 आ गया। जब त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर तो जो व्यास आएगा दोगुना कर देंगे 0.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार धातु के परत को मोड़कर एक खुला शंक्वाकार प्याले में परिवर्तन कर दिया जाए तो उस प्याले की धारिता कितनी होगी, पाई 22/7 मान के। देखिए अगर इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। क्यों पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही क्लोज दे दिया गया है। 622 पॉइंट में भी 2 दे दिया गया, 26 और 56 इंटू 6 और 5 6, 624 पॉइंट में एक दिया गया, एक 623 पॉइंट में दिया गया। लेकिन ऑप्शन बहुत क्लोज दिया गया है, तो इसका मतलब आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। पहले इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। जिसे 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार धातु की परत को मोड़कर एक खुला शंक्वाकार प्याले में बदल दिया गया। जिसे एक 28 सेंटीमीटर व्यास यानी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एक व्यास का अर्धवृत्ताकार कोई धातु था। अब इसको हम एक शंकु में बदलें, यानी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो समोसा जहाँ पे बन रहा होगा वहाँ पे देख सकते हैं। एक अर्धवृत्त का आकार यानी इस तरह से रहता है और उसको मोड़ के एक समोसा का आकार में परिवर्तन कर देता है, यानी शंकु का आकार एक तरह से परिवर्तन कर देता है। जब वो समोसा बना रहा होता है उस समय देखिएगा, जब बन जाता है उस समय नहीं, जब बना रहा होता है तो शंकु बना के उसमें मसाला भरा जाता है, वो उस समय देखिएगा। उस समय यहाँ पे गौर कीजिएगा कौन चीज़ क्या बन रहा है। जैसे अगर आप देखिएगा तो ये वाला पार्ट को आधा से काट के इस दोनों को मोड़ दिया जाता है और ये जो दोनों मुड़ जाता है यानी ये भाग बन जाता है,
यानी ये जो दोनों यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं यानी ब्लैक कलर, यानी ये जो भाग मुड़ जाता है ये आधा भाग और ये तिर्या वाला भाग जब दोनों मुड़ता है वो ये भाग बन जाता है। इसका मतलब इसका जो तिर्यक ऊंचाई होगा L जो होगा वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, L 14 हो जाएगा इसका तिर्या। अब ये वाला भाग जो होगा ये वाला भाग इसका जो ऊपर वाला भाग वो ये वाला भाग बन जाएगा। ठीक है, आप जब कहीं कहीं पे समोसा बन रहा होगा वहाँ पे देख सकते हैं, यानी ये वाला जो भाग होता है वो ये वाला भाग बन जाता है। ठीक है, तो जब ये वाला भाग यानी अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो क्या होता है पाई आर, पाई और आर के बदले में कितना हो जाएगा, यानी तिर्यक इसका 14 दिया गया पाई आर, यानी अर्धवृत्त का जो परिमाप ये पाई आर होता है ये किसके बराबर होगा, इस शंकु के परिधि के बराबर हो जाएगा। और शंकु का परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर यानी 2 पाई, और आर के बदले हम इसका आर हमें पता नहीं तो हम तिर्यक आर रहने देते हैं, यानी आर पाई से पाई कट जाएगा और 2 से ये 7 बार में, यानी शंकु का जो तिर्यक है वो 7 सेंटीमीटर आ गया, यानी शंकु का तिर्यक जो है वो 7 सेंटीमीटर तिर्यक आ गया। तो हमें क्या निकालना है, प्याले की धारिता निकालना है। इसका मतलब इस शंकु के प्याला का धारिता, यानी शंकु का धारिता मतलब आयतन, यानी शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई के बदले में 22/7 आर स्क्वायर, यानी इसका जो तिर्यक होगा वो 7 दिया गया, यानी 7 × 7, और एच हमें एच नहीं पता, हमें एल पता है और ये तिर्यक पता है, तो हम लोग एच निकाल सकते हैं। हाइट बराबर क्या हो जाएगा √L² - R², L² - R², यानी √14 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको a + b × a - b पर लिख सकते हैं, यानी 14 + 7 21 और 14 में से 7 गया 7, a² - b² क्या लिख सकते हैं a + b × a - b, यानी ये 21 को लिख सकते हैं 7 × 3। अब ये 2 7 का एक साथ बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर में ही रह जाएगा, यानी जो हाइट आएगा वो कितना आ गया 7√3। अब इसका कैलकुलेशन जब आप कीजिएगा, इसका पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, √3 का मान 1.732 रख के जब पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा 622.26 आ जाएगा, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे आप एक अप्रॉक्स वैल्यू इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि आपका जो भी ऑप्शन दिया गया बहुत क्लोज दिया गया है, इसलिए अप्रॉक्स लेने में दिक्कत हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि एक गोले के सतह का क्षेत्रफल s और आयतन v हो तो x³/v² क्या होगा, यानी सतह का क्षेत्रफल s, यानी गोले का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², गोले का क्षेत्रफल सतह का, और इसको हम लोग क्या चीज़ डिनोट कर रहे हैं s से डिनोट कर रहे हैं, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³, और इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट कर रहे हैं v से डिनोट कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है s³/v², यानी अगर हम s³ करेंगे तो यानी 4 पाई r² का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64, यानी पाई का क्यूब गुने r² का अगर हम क्यूब करेंगे इसका क्यूब करेंगे तो ये दोनों गुना होगा तो r की पावर 6 हो जाएगा, बट्टा v² करना है। अगर हम v² करेंगे तो यानी 4/3 का स्क्वायर यानी 16/9 पाई स्क्वायर, और r³ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों गुना होकर r की पावर 6 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। इसका कैलकुलेशन हमें करना था, तो यानी 16 से 4 बार में, और ये 4 ऊपर जाएगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर और ये पाई क्यूब एक पाई बच जाएगा, r6 कट जाएगा, यानी s³/v² जो है 36 पाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र O है और एंगल BOC 116 दिया गया तो एंगल BAC निकालें। देखिए इससे पहले वाले जो सवाल जो देखे तो उसमें अंतः केंद्र क्या होता है, कोण का द्विभाजक अगर O पे मिले, यानी ABC में अगर एंगल B और एंगल C का द्विभाजक अगर O पर मिलता है तब ये क्या कहलाएगा, ये जो केंद्र O होगा वो अंतः केंद्र कहलाएगा। तो इस सवाल को हम लोग इस फार्मूला पे बना सकते हैं, ये वाले फार्मूला पे, जब दो कोण का द्विभाजक O पर मिलता है तब एंगल BOC बराबर क्या होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल है। या तो आंतरिक द्विभाजक O पर मिले ये लैंग्वेज दिया जाए, या अंतः केंद्र का लैंग्वेज दिया जाए, दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा, एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। यानी इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा, एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, और एंगल BOC कितना दिया गया 116 दिया गया बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये 90 इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा 26 बराबर हाफ ऑफ एंगल ए,
तो ये 2 से 10 गुना होगा तो एंगल ए बराबर 52 डिग्री, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें सेक थीटा का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया, x + 1/4x दिया गया है ना। देखिए, और हमें क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है, यही निकालना है। देखिए, अगर यही चीज़ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में दे दिया जाता, अगर सेक थीटा बराबर यानी अगर 10/8 दे दिया जाता तो आप इजीली कह सकते ये h होगा, ये b होगा, तो p 6 हो जाएगा। तो अगर हम p भी h रखकर यहाँ पे निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रिक वैल्यू में दिया गया है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा निकालने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस अलजेब्रिक वैल्यू को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में बदल लेंगे। और अलजेब्रिक वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो हम x का मान 1 रख लेते हैं। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, यानी 1 + 1/4 यानी 5/4 आ जाएगा, जिसमें सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b, यानी 5 हो गया h, b 4, तो p कितना हो जाएगा 3, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अब हमें सब कुछ पता चल गया है। तो सेक थीटा कितना आ गया मेरे पास, 5/4 था, और टेन थीटा कितना था, p/b। टेन थीटा क्या, तो p/b, p के बदले में 3 और b के बदले में 4 यानी 3/4, यानी इसका कैलकुलेशन 8/4। तो पूरा कैलकुलेशन 2 आया। जब पूरा कैलकुलेशन 2 आया तो x का मान 1 रखने पे कौन से ऑप्शन में 2 आ रहा है, x का मान 1 रखने पे ऑप्शन नंबर डी में 2 आ जाएगा। यानी इसका कैलकुलेशन 2 आया तो ऑप्शन में भी तो x का मान 1 रखने पे इसका कैलकुलेशन जब 2 आया तो ऑप्शन में भी तो 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन में एक ही जगह x का मान 1 रखने पे 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर त्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू और अलजेब्रिक वैल्यू हो तो क्या करेंगे, उस अलजेब्रिक वैल्यू को x का मान कोई रख के उस अलजेब्रिक वैल्यू को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के एक कोण का वृत्तीय माप 5π/9 है, यानी एक कोण का वृत्तीय माप जो है वो 5π/9 होगा। यानी जैसे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर कोई मान चलिए ये 2 भुजा बराबर हैं, यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकता है। यहाँ पे जो 5π/9 किसका मान दिया गया है ये स्पष्ट नहीं है, यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन, जैसे अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो हो सकता है ये बराबर कोण हो 5π/9। अगर हम इसको एंगल में बदलेंगे तो 5 गुने पाई के बदले में 20/9, सॉरी पाई के बदले में 180 ना, पाई का मान एंगल में कितना होता है 180/9, यानी 9 से कितना बार में कटेगा ये 20 बार में, और 20 ये जो होगा 20 पंचे 100 डिग्री। यानी अगर ये 100 डिग्री मानेंगे तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये त्रिभुज के तब तो 2 ही कोण का योग 180 से बड़ा हो गया। इसका मतलब बराबर कोण 100 नहीं होगा, ये जो ऊपर वाला कोण होगा सिंगल का कोण वो 100 डिग्री हो जाएगा। अगर वो कोण 100 डिग्री हुआ तो बाकी बच गया 80 में ये क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 कोण आपस में बराबर होता है। अगर ये 40 डिग्री है तो इसका मान हम रेडियन में बदलेंगे तो 40 गुने π/180, यानी 20 से 2 बार में, 20 से 9 बार में, यानी 2π/9। यानी अगर हम इस सवाल का आंसर ये, अगर हम डिग्री को यानी 1 डिग्री को अगर हम रेडियन बदलेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही मेरे पास जो एंगल आया था 40 डिग्री आया था, इसको रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 दिया जाए तो tan की पावर 100 थीटा प्लस कॉट की पावर 100 थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 है तो इसका मतलब tan थीटा का भी मान 1, कॉट थीटा का भी मान 1। अब 1 के पावर कुछ भी रहे तो वो 1 ही आएगा, और यहाँ भी 1 के पावर कुछ भी रहे 1 ही आएगा, तो 1 + 1 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक मीनार के आधार से एक ही दिशा में 2 बिंदु PQ क्रमशः A और B दूरी पर है। जैसे एक मीनार है, इसके आधार से 2 बिंदु P है और 1 बिंदु Q है। ठीक है, आधार से P का दूरी एक A है और यही आधार से Q बिंदु का दूरी ये B दिया गया है, और ये दोनों कोण जो है वो पूरक हैं। ये दोनों कोण जो है वो पूरक, यानी ये थीटा तो ये 90 - थीटा। तो इसका ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब 2 कोण पूरक हो और मीनार के आधार से दोनों बिंदु का दूरी A और B दिया जाए
तब जो हाइट होता है वो रूट अंडर ए बी, यानी ये डायरेक्ट फार्मूला पे ही सवाल था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको ये 10 दे दिया जाएगा और ये 40 दे दिया जाएगा और तब आपसे ये उसका ऊंचाई पूछा जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट उस समय क्या करेंगे, अंडर रूट ए बी यानी 10 गुने 40 यानी 400 यानी 20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऊंचाई। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब पूरक कोण का बात करें, दो कोण पूरक, तब जो ऊंचाई हो जाएगा रूट अंडर ए बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर रेखा एबी और एसी के क्रम से पी और क्यू बिंदु पर काटती है। जैसे ये त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में बीसी के समानांतर एक रेखा एबी और एसी को पी तथा क्यू पर काटती है। यदि AB बराबर 3PB यानी AB बराबर 3PB, अगर हम PB को काट कर हम यहाँ लाएंगे तो यानी AB और PB का जो अनुपात है 3:1, यानी AB अगर 3, ये पूरा लंबाई अगर 3 तो PB 1, तो AP कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, AP 2। तो हमें क्या निकालना है, PQ अनुपात BC, यानी ये PQ अनुपात BC। देखिए एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब त्रिभुज ABC में अगर PQ BC के समानांतर होता है उस समय त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC, ये छोटा वाला त्रिभुज APQ और ये वाला त्रिभुज ABC, ये दोनों समरूप हो जाता है। जब ये समरूप होता है इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है वो बराबर हो जाता है, यानी अगर हम इसमें AP लेंगे तो इसमें हमें AB लेना पड़ेगा। AP और AB का जो रेशियो होगा वही रेशियो PQ और BC का होगा, वही रेशियो छोटा वाला त्रिभुज में PQ और बड़ा वाला त्रिभुज में BC का रेशियो होगा, और वही रेशियो AQ और AC का होगा, वही रेशियो किसका होगा, AQ और AC का होगा। तो हमें PQ और BC का रेशियो निकालना है ना, यानी PQ और BC का रेशियो वही होगा जो AP और AB का रेशियो होगा। तो AP और AB का रेशियो कितना दिया गया, AP और AB का रेशियो 2:3। AP कितना आ गया था, 2, AP 2 आ गया था, और AB कितना आ गया था, 3 आ गया था, 3, यानी PQ और BC का जो रेशियो होगा 2:3, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री, यानी ये त्रिभुज है ABC, एंगल A को 90 डिग्री करना है ABC में, और AD लंब BC है, यानी BC पर AD लंब है। यदि D भुजा BC पर स्थित है, ठीक है, यदि BC 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो BC दिया गया है, ये पूरा BC जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और AC 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो AC है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ABC और ACD के एरिया का अनुपात क्या होगा। यानी ABC पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ABC और ACD यानी ये छोटा वाला त्रिभुज ACD, इसके एरिया का अनुपात क्या होगा। यानी ABC और ACD, त्रिभुज ABC ACD, अगर इसका बात करेंगे तो ये दोनों समरूप हो जाएगा। क्यों समरूप होगा, देखिए ये तो 90 डिग्री है और इसमें एंगल A, बड़ा वाला त्रिभुज में एंगल A 90 डिग्री है, और एंगल C दोनों में कॉमन है, छोटा वाला त्रिभुज में भी और बड़ा वाला त्रिभुज में। जब दो कोण आपस में समान होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक आपस में समान हो जाएगा। तो एंगल A समरूपता से ये दोनों समरूप हो जाएगा। जब दोनों समरूप होगा तो इसके जो एरिया का अनुपात होगा, एरिया ऑफ ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ACD, वो उसके भुजा के अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा। और भुजा का अनुपात कितना है, ABC में अगर हम 8 लेंगे, ABC में कर्ण 8 लेंगे तो ACD में कर्ण 6 लेना पड़ेगा, 8/6 का स्क्वायर। अगर 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 2 से 3 बार में, यानी 4/3 का स्क्वायर, यानी 16/9, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये सवाल जो है वो सिमिलैरिटी से हम लोग इस सवाल को इजीली सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समत्रिबाहु त्रिभुज के, यानी समबाहु त्रिभुज के जो परिवृत्त का क्षेत्रफल है वो 3 पाई है, तो उस त्रिभुज के परिमाप कितना होगा। परिवृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², और ये कितना दिया गया, 3 पाई दिया गया है। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। यानी परिवृत्त का जो त्रिज्या आया, परिवृत्त का जो त्रिज्या आया वो कितना आ गया, √3 आ गया। और परिवृत्त का जो त्रिज्या का फार्मूला होता है वो क्या होता है, परिवृत्त का जो त्रिज्या का फार्मूला होता है वो होता है a/√3, a/√3, और ये त्रिज्या कितना दिया गया है, √3 = √3।
परिवृत्त का त्रिज्या a/√3 और इसका जो त्रिज्या दिया गया =√3, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। जब भुजा 3 आ गया तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुने भुजा यानी 3 और भुजा कितना है 3 यानी 3 3 9, यानी उस त्रिभुज का जो परिमाप आएगा 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है।